Good morning, students. How are you all? I think you all are safe and fine at your home. Now, we will start your topic, first chapter in civics, Constitution. So, in this chapter, we have three main points, three main questions. What is Constitution? Why we need Constitution? And features of Constitution. First of all, we discuss what is Constitution. What is Constitution? What is Constitution? And from where we get the idea of Constitution. Constitution क्या है और हमें Constitution का idea कैसे आया? ठीक है, क्यों हमने Constitution को फ्रेम किया? So, Constitution is the set of laws. ये क्या है? Set of laws. एक ऐसी बुक जो लॉज का सेट है जिसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस मेंशन हो, गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करेगी, क्या उनकी लिमिटेशंस है, क्या उनकी बाउंडेशंस है, जुडिशरी कैसे वर्क करेगी, पुलिस डिपार्टमेंट कैसे वर्क करेगी, उनकी लिमिटेशंस, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं उनकी लिमिटेशंस जो है ऑल आर मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन उससे भी पहले हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों अडॉप्ट किया. नाउ ए टाइम almost all the democratic countries have constitutions. Almost in word के बहुत सारे democratic country, almost all democratic countries have their own constitution. But it is not necessary those countries have constitution, they are democratic also. कि जो country constitution रखते हैं वो democratic भी है, हो सकता है monarchism जो है जहाँ पर वो country भी अपना constitution रखते हो. We have the example of Nepal. Nepal framed their constitution in 1990s. नेपाल ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1990 में फ्रेम किया था और तब वहां पे डेमोक्रेसी नहीं थी. नेपाल में डेमोक्रेसी कब आई? 2006 में. 99 में वहां मोनार्किज्म था, किंग का रूल था. उसके बाद पीपल्स ने डिमांड करी, स्ट्रगल किया डेमोक्रेसी के लिए और 2000 में. लेकिन नेपाल 2006 और 19 में 16 इयर्स का डिफरेंस है. तो 16 इयर्स तक उन्होंने मोनार्किज्म में भी कॉन्स्टिट्यूशन रखा है. उसके बाद जैसे ही वहां डेमोक्रेसी आई, नेपाल हैज चेंज्ड देयर कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज फर्स्ट दे ऑल द पावर वेस्टेड इन द हैंड ऑफ किंग एंड देयर कैबिनेट. उससे पहले जो भी पावर वेस्टेड थी वो किंग और उसकी कैबिनेट के हाथों में थी. 2006 में ऑल पावर वेस्टेड इन द हैंड ऑफ पीपल एंड कैबिनेट. पूरी जो पावर थी पीपल और कैबिनेट के हाथ में आ गई. तो नेपाल ने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो चेंज किया. मतलब नेपाल का एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो कंट्री डेमोक्रेटिक है उन्हीं के पास कॉन्स्टिट्यूशन है. जो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है उनके पास भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है. ठीक है, हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की. हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया कैसे आया? ठीक है, हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल कर रही थी. ब्रिटिश ऑल्सो हैव देयर रूल्स रेगुलेशन, देयर कॉन्स्टिट्यूशन. ब्रिटेन के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन था. ठीक है, ब्रिटिश इंडियन पीपल्स पे अपने रूल्स रेगुलेशंस थोप रही थी. तो धीरे धीरे जब नेशनल स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, हालांकि नेशनल स्ट्रगल 18वीं सेंचुरी से हो गया था. कहते हैं 1857 की जो रिवॉल्यूशन हुई थी, फर्स्ट नेशनल स्ट्रगल ऑफ इंडिया, फर्स्ट स्ट्रगल था वो. बहुत बड़े मूवमेंट पे एक साथ जो सबके हुआ था. उसके बाद धीरे धीरे बहुत बड़े मूवमेंट जो थे स्ट्रगल में चलते रहे. ठीक है, एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और हमने धीरे धीरे इंडियंस ने धीरे धीरे ब्रिटिश के सिस्टम को समझ भी लिया था. जब ब्रिटिश इतने सालों से रूल कर रही है, एक ह्यूमन बीइंग तो होता है वो 5-10 दिन में भी किसी की एक्टिविटी को समझ सकता है, जान सकता है. तो ब्रिटिश तो यहाँ लंबे टाइम से रूल कर रही थी. तो धीरे धीरे हमने उनके सिस्टम को समझना स्टार्ट कर दिया.
ठीक है, हमारे जो नेशनल लीडर्स थे उनका भी एक ड्रीम हो गया कि व्हाट वुड इंडिया लाइक, व्हाट वुड फ्री इंडिया लाइक, कि फ्री इंडिया कैसा होना चाहिए, हाँ, व्हाट ए फ्री इंडिया वुड बी लाइक, फ्री इंडिया कैसा होगा, कि हमारा खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमारे खुद के रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, ब्रिटिश का एक्सप्लोइटेशन देखते हुए, डिस्क्रिमिनेशन देखते हुए, उनके रूल्स रेगुलेशंस जो थे वो ब्रिटिश के लिए कुछ और थे, इंडियंस के लिए कुछ और थे। ऐसे कई रीजंस रहे कि हमारे जो नेशनल लीडर्स थे उनको सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि हमें हमारे खुद के लॉज एंड रेगुलेशंस चाहिए, हमें किसी दूसरे कंट्रीज के अंडर में वर्क नहीं करना है, किसी दूसरे कंट्री को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना। तब फर्स्ट टाइम 1934, इन 1934 इंडियन नेशनल कांग्रेस demanded their न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे खुद के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटिश के सामने डिमांड रखी। लेकिन पहले क्या था, हमारे बहुत सारे डिमांड को ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी नेग्लेक्ट करती थी, उनको लगता ही नहीं था कि इनकी डिमांड को सीरियस लिया जाए, ठीक है, सोचा जाए, समझा जाए। हालांकि वो सोचने तो ये तो पता चल गया था कि इंडियंस ने इस तरह से जो स्ट्रगल स्टार्ट किया है तो ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो फ्रेम करके ही रहेंगे, इंडिपेंडेंट तो होके ही रहेंगे। उसके बाद हमारी जो डिमांड थी वो भी बढ़ती गई और ब्रिटिश की कंडीशंस भी थोड़ी खराब होती गई, क्योंकि ब्रिटिश टोटली इन्वॉल्व इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी ब्रिटेन इन्वॉल्व था, तब भी उसकी कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन भी बहुत खराब हो गई थी, आर्मी भी उनके पास बहुत कम हो गई थी। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन इंक्लूड हुआ, ठीक है, तो उसको इंडिया से हेल्प की जरूरत पड़ी, इंडियन आर्मी की जरूरत पड़ी, और उस वक्त इंडियंस ने फायदा उठाया कि उन्होंने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड उनके सामने रखी कि हमें आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, हमें ये बोलना ही पड़ेगा कि आप अपना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो धीरे धीरे ब्रिटिश ने भी एक मतलब एक साइन दे दिया था कि हमें अब जाना तो पड़ेगा ही। तो फर्स्ट टाइम दिसंबर 1946 में एक बहुत बड़ी टीम, कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम हुआ है वो किसी 1 पर्सन, 2 पर्सन या फिर 10 to 12 पर्सन से फ्रेम नहीं हुआ है। एक बहुत बड़ी टीम ने बहुत लंबा टाइम लेके कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है। 1946 to 1949 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग वर्क चला है, एंड अबाउट 300 people included in this work, not only 1 person, about 300 people, and after read other countries constitution also, हमने बहुत सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग की, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग की, फ्रांस, आयरलैंड, ओके, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पहले रीड किया। उसके बाद बहुत सारी ऐसे रूल्स थे जो हमें वहां बेस्ट लगे, उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किए। अब अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो, मैनी रूल्स रेगुलेशन, मैनी फिक्चर्स वी अडॉप्टेड फ्रॉम अदर्स कॉन्स्टिट्यूशंस। लेकिन दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करने का मतलब ये थोड़ी है कि हमने उनको रीड भी तो किया है और जो बेस्ट लगा उसी को अडॉप्ट किया है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छा बनाने के लिए, बेस्ट बनाने के लिए, पीपल्स के लिए फेवरेबल बनाने के लिए ये हमने कुछ रूल्स रेगुलेशंस दूसरे से अडॉप्ट किया है। सो अबाउट 300 पीपल्स एंड हाउ मेनी डेज, 2 years, 2 years, 11 months, 18 days कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट होने में 2 years, 11 month and 18 days लगे। और उसके बाद भी 1949 के बाद टोटली कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर हुआ, उसके बाद भी बहुत सारे उसमें अमेंडमेंट किए गए, कई सालों तक अमेंडमेंट की प्रोसेस भी चलती रही। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई एक छोटी सी बुक लिखना नहीं था, बहुत बड़ा काम था, ठीक है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, इट इज द
सेट ऑफ रूल्स, और किसी भी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग करने के लिए एक उस कंट्री का क्लियर पिक्चर्स सामने आ जाता है उस कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग से ही, कि यहाँ क्या सा रूल होगा, क्या लॉज है इस कंट्रीज के, किस तरह की गवर्नमेंट यहाँ वर्क कर रही है, किस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ वर्क कर रहा है, अदर्स जो डिपार्टमेंट है वो कैसे कर रहे हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग के बाद ही एक क्लियर पिक्चर किसी भी नेशन की शो हो जाती है, ठीक है। नाउ अवर सेकेंड पॉइंट इज व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया कैसे आया, क्यों हमने फ्रेम किया, कितना टाइम लगा, कितने लोग उसमें मिले, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कहाँ से हमने अडॉप्ट किया है, ठीक है। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। इतना सब हमने क्यों किया, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया। हाँ, इतना पैसा भी लगा है, टाइम भी लगा है, एक बहुत बड़ी टीम 300 पीपल्स की जो टीम है वो बहुत छोटी टीम नहीं कह सकते हम, बहुत बड़ी टीम है। तो ऐसी बिना रिक्वायरमेंट के तो ऐसा कुछ करते नहीं, कुछ तो हमारी रिक्वायरमेंट रही होगी, कुछ तो हमारे नीड्स रही होगी कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है। सो अवर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, या व्हाई द डेमोक्रेटिक कंट्रीज नीड कॉन्स्टिट्यूशन, कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों डेमोक्रेटिक कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करते हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है रखते हैं। सो वी हैव मैनी पॉइंट्स, मैनी रीजन बिहाइंड देम। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे भी बहुत सारे रीजन है। फर्स्ट, हमारे जो लीडर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, वो अपनी पावर को मिसयूज ना करें। हम बहुत फेथ के साथ रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। एक जो हमारे स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है, ये एमएलएस हम चूज करके भेजते हैं, सेंट्रल के लिए एमपीज हम चूज करके भेजते हैं, या स्मॉल लेवल पे, लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट होती है, उनमें भी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। एक बहुत फेथ के साथ, बहुत विश्वास के साथ कि ये रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हमारा डेवलपमेंट करेगा। तो उसके बाद भी एक बार रिप्रेजेंटेटिव चूज होने के बाद वो अपनी पावर का अगर मिसयूज करने लग जाए, ठीक है, जो उसका वर्क है, जो उसका एम है, वो उससे भटक के 5 साल के लिए कहीं गुम हो जाए, ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेफ गार्ड है। इट स्टॉप द मिसयूज ऑफ अवर रिप्रेजेंटेटिव। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी पावर को मिसयूज को रोकने कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। सेकेंड थिंग, इट इज द सेफ गार्ड ऑफ ए नेशन। एक नेशन का, एक हर पर्सन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड है। जैसे हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे सेफ गार्ड होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके अंडर में हमें डर भी नहीं लगता, ठीक है। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा क्या है, सेफ गार्ड है, ठीक है। स्पेशली इन माइनॉरिटी ग्रुप, मिनॉरिटी जो ग्रुप है, बहुत सारे प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ स्पेशल सेक्शन जो होता है उनका परसेंटेज बहुत कम होता है, और कुछ पर्सन्स जो होते हैं उनका डोमिनेंस उन पे रहता है। एक सेक्शन 80% है और दूसरा पर्सन अगर 20% है, ऑब्वियसली 80% का डोमिनेंस उन पे रहेगा। ऐसे में एक प्रोटेक्टर का काम, एक गार्ड का काम जो करता है वो कौन है, सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ही वो है जो एक सेफ गार्ड पर्सन्स के लिए काम कर सकता है, मिसयूज नहीं होने देता। जैसे क्लास जो है, ठीक है, किसी भी क्लास में टीचर ने मॉनिटर इलेक्ट किया, मॉनिटर बनाया बच्चे को, ठीक है। जैसे ही टीचर बाहर निकलती है, एक मॉनिटर को कह दिया कि आप क्लास को माइंड करना, और वो माइंड करने के बहाने अपनी पावर को मिसयूज कर रहा है, किसी भी बच्चे को डांट रहा है या पनिशमेंट दे रहा है, तो ऐसे में वो अपनी पावर, वहां अगर कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते तो शायद मॉनिटर अपनी पावर को मिसयूज नहीं करता। कई बार क्लास में क्या होता है, गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इज लेस देन नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स का जो नंबर है वो बॉयज के नंबर से बहुत कम होता है। ऐसे में बॉयज की डोमिनेंसी, बॉयज अपनी मर्जी से करते हैं। प्लेग्राउंड अगर एक ही है तो बॉयज क्या चाहते हैं, ये एग्जांपल्स आपके बुक में दिए हैं, ठीक है, अब देखना। प्लेग्राउंड में क्या है, बॉयज क्या चाहते हैं जनरली,
क्रिकेट खेलना चाहते हैं, बॉयज के गेम्स जो है उनकी जो चॉइस है थोड़ी डिफरेंट होती है, गर्ल्स अपना गेम खेलना चाहती है, तो अगर डोमिनेंसी बॉयज की होगी, अगर गर्ल्स 5 और 10 है, बॉयज 30-40 है, तो डोमिनेंसी क्या है, बॉयज की है, तो वो गर्ल्स को उनके गेम नहीं खेलने दिए जाते। तो ऐसे में भी क्या होता है, मिसयूज हो रहा है, मतलब एक डोमिनेंसी हो रही है, ठीक है। स्पेशली मिनॉरिटी जो ग्रुप है उनके साथ उनका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। एक कॉन्स्टिट्यूशन ही वो है जो हर पर्सन को इक्वलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन का मेन बेसिक एम जो है क्या है, इक्वलिटी एंड फ्रीडम। मेन एम अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या है, इक्वलिटी एंड फ्रीडम। तो इक्वलिटी, तो एवरी पर्सन आर इक्वल अकॉर्डिंग द आइज ऑफ लॉ, ये जो रूल है सिर्फ हमें कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिला है। कॉन्स्टिट्यूशन है तो ऑल पर्सन आर इक्वल, कॉन्स्टिट्यूशन है सबको। स्पेशली जो बैकवर्ड पर्सन था, क्योंकि बहुत अर्लियर टाइम में क्या हुआ था, सोसाइटी को इस तरह से डिवाइड किया गया था कि एक सेक्शन जो हमारा था वो बहुत ज्यादा बैकवर्ड रह गया था और उसकी जो कंडीशन थी वो हर्ष होती जा रही थी। ऐसी कंडीशन में उस पर्टिकुलर सेक्शन का डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसने हर सेक्शन को, एक पर्टिकुलर सेक्शन को प्रायोरिटी नहीं दी, इवन हर पर्सन को, पर पर्सन को उसने प्रायोरिटी दी, हर पर्सन के बारे में सोच के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया। तो उस पर्टिकुलर सेक्शन का डेवलपमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने की जरूरत हमें पड़ती है। ये सेफ गार्ड है, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पे हाई हो जाती है, डोमिनेंट हो जाती है, उसका एक्सप्लॉइट करने लग जाती है, सप्रेस करने लग जाती है। ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या है, सेफ गार्ड है, ये मिसयूज नहीं करने पाता। एक इट प्रोवाइड द लॉज ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को लॉज प्रोवाइड करने का काम भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऑल द रूल्स, ऑल द लॉज provide to the government, government runs according to constitution, okay, government also have some foundation, it runs according to constitution। government के पास भी बहुत सारे foundation है, it does not work by their own choice, अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से गवर्नमेंट भी वर्क नहीं कर सकती, it has some foundations also, and who provide these foundations, constitutions provide these foundations to the government। So these are the, it save us from ourselves, even constitution जो है हमें, हमसे भी, हमारे बहुत बार क्या होता है, हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम खुद ये नहीं सोच पाते कि हमें क्या करना है, what we do now, हमारी इच्छाएं हमारी जरूरतों पे हावी हो जाती है। ऐसे में भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें उनसे बचाता है, ठीक है। सो दीज आर द रीजन वेयर वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, ये रीजन है जहां हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन इज फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया है तो व्हाट इज द रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। देयर आर मैनी फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। मैं आपको डिटेल से सारे फीचर्स नेक्स्ट क्लास में, अभी हम थोड़ा थोड़ा फीचर्स को भी डिस्कस करते हैं। इट इज द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट फ्रेम्ड इन अबाउट 3 years and 300 people framed it। 300 पीपल्स ने 3 साल में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग करने के बाद बनाया है। ऑब्वियसली बहुत बड़ा ही बनेगा, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हमने डाले हैं, ठीक है। सो it is the biggest constitution, we have fundamental rights in our constitution, parliamentary system also we have our constitution, federalism, okay, secularism, many features we have in our constitution। So according to your first is federalism, federalism, federalism means we have 2 governments in state as well as in सेंट्रल ऑल्सो। सेंट्रल में हमारे पास एक गवर्नमेंट है, उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा, मतलब पूरा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम, ओके। सेम सिस्टम वी हैव इन स्टेट ऑल्सो, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, सीएम, गवर्नर, सो सेम सिस्टम।
प्रेसिडेंट है, यहाँ गवर्नर है, वहां पीएम है, यहाँ सीएम है. वी हैव 2 हाउसेस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकसभा, राज्यसभा. सेम 2 हाउसेस इन स्टेट ऑल्सो, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. ओके, सेम सिस्टम्स यहाँ भी है. तो स्टेट भी अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करे, सेंट्रल जो है वो स्टेट पे अपनी मर्जी नहीं थोपे, स्टेट इंडिपेंडेंट वर्क करे, इंडिपेंडेंट अपना डेवलपमेंट करे और सबकी प्रॉब्लम, क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक है और एक वास्ट कंट्री जो है इंडिया, उस पे एक एक कॉर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देख सकती. इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर इट्स पावर विथ स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के साथ पावर को शेयर करना ही क्या है? फेडरलिज्म है. फेडरलिज्म मीन्स शेयरिंग द पावर. ठीक है, और किसके बीच में पावर शेयर करना? सेंट्रल गवर्नमेंट विथ स्टेट गवर्नमेंट. सेकंड पॉइंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम. वी हैव पार्लियामेंट्री system in our government. Parliamentary system. Parliamentary system means in central government we have one parliament. It is the combined structure of president, Lok Sabha and Rajya Sabha. Parliament means combined structure of the president, Lok Sabha and Rajya Sabha. So, and federalism we adopted from Canadian जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमने फेडरलिज्म. पार्लियामेंट्री सिस्टम we adopted Britain. Parliamentary system we adopted from Britain. So these two are adopted from Canada and Britain. Parliamentary system means government have divided into the president, Lok Sabha and Rajya Sabha. Lok Sabha means direct elected persons by people. Rajya Sabha peoples elected by state assemblies and union territories. And president, it is also elected by people? No, president is not elected. एक जो टीम होती है लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, दे ऑल आर इलेक्ट प्रेसिडेंट. वो सब प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं. तो पार्लियामेंट्री सिस्टम मींस हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन ने यहाँ रूल किया तो उसके रेगुलेशंस को, उनके लॉज को धीरे धीरे हमने अडॉप्ट करना स्टार्ट किया. तो पार्लियामेंट्री सिस्टम भी अडॉप्टेड फ्रॉम ब्रिटेन on it have 3 organs, the president, Lok Sabha and Rajya Sabha. Third, separation of power. Separation of power. We have 3 organ of government. Which 3 organ of the government? Legislature, executive and judiciary. Legislature, executive and judiciary. 3 organ जो गवर्नमेंट्स के हैं, they have their separate power. तीनों की जो पावर है, legislature is the first house, it creates the laws and large house. Executive is the smaller group of people and it implements the laws created by legislature, and judiciary is the totally dependent from these 2 organs. Legislature and executive both are interdependent to each other, but judiciary is totally independent. जुडिशरी का जो वर्क है वो पूरा लेजिस्लेचर से, लेजिस्लेचर के जो मेंबर है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर है वो जुडिशरी में इंटरफेयर नहीं कर सकते, उसके डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते. तो जुडिशरी को फुल्ली इंडिपेंडेंट रखा गया, फुल्ली फ्री रखा गया, फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट से फुल्ली जुडिशरी फ्री है. ठीक है, सो वी हैव सेपरेशन ऑफ पावर. गवर्नमेंट ने सबकी पावर को बिल्कुल सेपरेट रखा है, कोई भी किसी पे डोमिनेंट नहीं हो सकता, कोई भी किसी को इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्रिटिसाइज नहीं कर सकता. सबकी अपनी अलग अलग पावर है, सबके अपने अपने रूल्स हैं, दे हैव वर्क सेपरेटली. सो वी हैव 1 पॉइंट सेपरेशन ऑफ पावर.
Next, fundamental rights. Okay, next, fundamental rights. It is the very important feature of our constitution. Fundamental right. We have 6 fundamental right in our constitution. Fundamental rights: right to equality, right to freedom, right against exploitation, educational right, amendment, constitutional remedies right. Okay, right to constitutional remedies. Okay, so we have 6 fundamental rights. And why we need fundamental rights? For maintain equality, for maintain peace, for maintain freedom, to create freedom for all peoples. There is no discrimination on the basis of caste, color, gender, okay, place. किसी भी तरह का, किसी भी अपने बर्थ से रिलेटेड, हमारे कलर से रिलेटेड, जेंडर से रिलेटेड किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो. दैट्स व्हाई वी अडॉप्टेड फंडामेंटल राइट्स. ओके, सो अवर fourth point is fundamental rights, and it maintain the equality in the peoples. It used for the overall development of the people. So, and next is secularism. Secularism means all religions are equal in the eyes of laws. Okay, no one religion promoted by constitution. गवर्नमेंट किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट ना करे. ओके, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ. सारे जो रिलीजन है वो इक्वल है. दे ऑल कैन सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स, दे ऑल कैन adopted their culture, everything. So next, our secularism means all religions are equal in the eyes of government. Okay, government can't promote any one religion and can't suppress any other religion, not in minority group or majority religion. किसी भी majority religion को government promote नहीं कर सकती और किसी भी minority group को पर government जो है dominant नहीं होती. Rules and regulations for all religions are equal. They all enjoy their own culture, their own rituals, their own festivals. Okay, thank you.